Hello students. In the previous lecture we discussed about international business environment. Then we have a discussion about international economic environment, and now we will discuss the next topic from this unit, and that is international political environment. लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग देखा, कंसेप्ट हमने समझा। बाद में हमने देखा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स देखे और उसके रिलेटेड कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पहला हमने देखा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहले लेक्चर हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है। तो उसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक पहला उसका एलिमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स कौन से हैं और वो किस प्रकार से इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हम सबको एक कंसेप्ट पता है कि जितनी स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम होगी किसी कंट्री में, उतना ही उस देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और स्पीडीली होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम किसी देश में स्टेबल नहीं है तो वहाँ पर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता। तो वही कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे देखना है कि अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ऑल द सेक्टर्स। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं कि तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम सबको पता है कि भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो गवर्न बाय पॉलिटिकल जो सिस्टम है पूरी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट political environment implies central government, state central relationship, bureaucracy and political stability। अब हम जब इंडिया की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन उनके बीच का जो आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसा है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस प्रकार से है, ये हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो हर देश में पॉलिटिकल सिस्टम ये थोड़ी सी अलग अलग होती है। तो जिस भी देश के साथ में हमको डील करना है उस देश का हमको पॉलिटिकल जो एक सिस्टम है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल सेटअप चाहते हैं किसी देश के साथ में, तो उस देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, रूलिंग गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंडा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी देश के साथ में हमको बिजनेस करना है, चाहे वहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पर अगर मुझे जिस कंट्री में इन्वेस्ट करना है वहाँ पर मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पर रूल कर रही है, मतलब कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है और उनका एजेंडा क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंट्री है, वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है वो गवर्नमेंट की रूलिंग ऐसी है कि फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर गुड्स या आयुर्वेदिक जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वो प्रोत्साहन दे रही है, उसको प्रमोट कर रही है, उस प्रकार का उनका एजेंडा है। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट हर्बल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही है, तो अगर इंडियन कोई कंपनी जो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर बिजनेस को किस अच्छे से हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका एजेंडा ही क्या है, हर्बल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना। तो ऐसे में मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है एज अ एक्सपोर्टर कि मैं वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकूँ। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सबसे मेन है कि कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है। कभी कोई एक पार्टी आती है फिर दूसरी पार्टी आ जाती है, तो इस प्रकार से वो स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो एक दिशा नहीं होती और कोई भी ज़्यादा वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब वन पार्टी है रूलिंग कि टू पार्टी है कि कोalition गवर्नमेंट है। जैसे कोई एक सिंगल पार्टी अगर है तो वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर सरकार गिरने की ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं होते। कहीं कहीं पर दो पार्टी मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनाती है, कहीं कहीं पर दो से ज़्यादा 3-4 पार्टियाँ एक दूसरे को सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनाती है। तो ऐसे में जितनी ज़्यादा पार्टियाँ होंगी उनका आइडियोलॉजी अलग होती है,
तो कितने दिन तक एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग रहती है कि नहीं रहती है बता नहीं सकते। तो अगर वन पार्टी गवर्नमेंट है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू टू पार्टी एंड कोalition गवर्नमेंट। लीडर्स एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल, ये सबसे मेन है कि कोई कंट्री में वहाँ के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स कैसे हैं, कितने ईमानदार हैं, या उन लीडर्स पर लोगों का विश्वास कितना है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कोई एक पावरफुल लीडर होगा, उस लीडर को लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो उसकी जो पॉलिसी होगी वो पॉलिसी को ज़्यादा अपोज वहाँ के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो लीडर है वो लीडर लोगों का चहेता है। तो इस प्रकार से लोगों का ट्रस्ट है उस लीडर पे, तो ट्रस्ट कितना है वहाँ के लीडर पे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई लीडर बैठा है जिस लीडर पे लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पर ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म हम इंडस्ट्रियल जो डीलिंग है वो नहीं हो सकती। लेकिन वही एक ऐसा लीडर है जिस पर लोगों को ट्रस्ट है कि भाई ये व्यक्ति कुछ करेगा देश के लिए। तो इस प्रकार से अगर कोई लीडर है जिसका ट्रस्ट है लोगों पर, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डीलिंग है, जो बिजनेस है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। देन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट रिलेशनशिप, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट कौन है, दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी तो वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे से रन हो सकते हैं। देन वहाँ पर गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा हूँ, कोई फॉरेन कंट्री है, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रही है, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट देने का काम हो रहा है, तो वहाँ पर मुझे अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उतना सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल उतना सपोर्टिव नहीं है। लेकिन वही अगर वहाँ पर गवर्नमेंट कोई ऐसी होगी कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली होगी, कि जो जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम वहाँ पर पैटर्न होगा, तो वहाँ पर मुझे इंडस्ट्री सेटअप करना ये थोड़ा सा आसान होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स, जो फैक्टर किसी भी इंडस्ट्रियल अगर मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो उसमें इतने सारे फैक्टर्स वहाँ पर असर डालते हैं। तो ये जो अलग अलग हमने फैक्टर्स देखे, ये मुझे उस देश का स्टडी करना पड़ेगा जिस देश के साथ में मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना है। देन अब जितने भी पॉलिटिकल रिस्क है, हमने देखा कि भाई अनस्टेबिलिटी होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ रिस्क तो होती है। पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो किसी कंट्री के साथ में अगर मैं डील कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो रिस्क वहाँ पर होगी, पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो उस रिस्क को मैं एज अ मैनेजर, एज ए एग्जीक्यूटिव मैं कैसे कम कर सकता हूँ। कि मुझे ये केवल समझना नहीं कि रिस्क होती है भाई पॉलिटिकल, कि ऐसे ऐसे रिस्क होती है, ये जानना तो है ही, लेकिन ये रिस्क समझने के बाद एज ए मैनेजर, एज ए एग्जीक्यूटिव मुझे ये सजेस्ट करना है कि उसमें वो रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। ये समझने के लिए ही हम ये सब टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कर रहे हैं कि भाई ये इस प्रकार की रिस्क होती है। कल जाके आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर हो जाते हो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस देश के साथ में हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, वहाँ पर उस देश में मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तब आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल रिस्क वहाँ पर कितनी है, और रिस्क जानने के बाद वो रिस्क को हम कैसे कम कर सके। यहाँ पर वो रिस्क को कम करने का जो आपका रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो रिस्क जानना ये तो जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन वो रिस्क आप कम कैसे करोगे, ये ज़्यादा उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आपको समझना है। तो सबसे पहले कि किस प्रकार की रिस्क अराइज होती है ये हम समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो सबसे पहले कि अगर कोई कंट्री के साथ में मैं डील कर रहा हूँ तो वहाँ पर कोई गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है तो ऐसे चेंज के समय जो वहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने किसी देश के साथ में डीलिंग है, अब 1 साल के बाद वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो पहले की गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग होगी, अभी की गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग हो जाएगी। तो पहले फेवरेबल थी, अभी फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट आई है 1 साल के बाद उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अब ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो ऐसे में मेरे गुड्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो ये रिस्क जो है, ये रिस्क बिजनेस में थोड़ी बहुत होती ही है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी कंट्री की चेंज हो जाती है तो उसके साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। चेंज इन प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसकी एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। वो प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे क्या है उसके हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं।
तो वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चेंज अगर हो जाती है तो हो सकता है कि मेरे रिस्क को कुछ नुकसान भी पहुंचे या हो सकता है कि कुछ बेनिफिट्स भी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जितने भी फॉरेन कंट्रीज है या इवन इंडिया में भी आप देखोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अगर सोलर पैनल या इस प्रकार से एनर्जी, नेचुरल जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म उसको बेनिफिट्स होगा, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ 10, 15, 20 सालों में गवर्नमेंट का ध्यान इसी तरह रहेगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल धूप हो गया तो उसके लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये हर कंट्री में इसके बारे में चल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि वेस्टेज को हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें। तो ये लॉन्ग टर्म में इस प्रकार से ये हो सकता है। देन मैक्रो पॉलिटिकल रिस्क होती है, जैसे इंडस्ट्री में, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई टैक्स बढ़ सकता है, गवर्नमेंट कोई एडिशनल टैक्स लगा सकती है किसी कमोडिटी पर, तो वो एक रिस्क होती है। टेररिज्म, हाईजैक, किडनैपिंग, जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो गवर्नमेंट से अपनी मांगे मनवाने के लिए टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, बॉम्ब स्फोट हो सकते हैं, किडनैपिंग हो सकती है, प्लेन हाईजैक्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उस इंडस्ट्री के जो हाई प्रोफाइल जो मैनेजर्स होते हैं उन पर इस प्रकार का खतरा भी वहाँ उस देश में हो सकता है, क्योंकि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये मल्टीनेशनल कंपनी को धमकाने के लिए या उनका इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए इस प्रकार से प्लेन हाईजैक किए जाने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये सब रिस्क जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस के समय आने के चांसेस रहते हैं। देन पॉलिटिकल, मैक्रो पॉलिटिकल रिस्क, इसमें एक्सप्रोप्रिएशन, मतलब जहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बाहर की कंपनी को बोलते हैं कि आप अपना जब कैपिटल या सब प्लांट एंड मशीनरी बेचकर आप बाहर जा सकते हैं, मतलब इन सिंपल वर्ड्स उनको जाने के लिए बोल देते हैं कि आप बाहर अपने देश में वापस जाइए। तो इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेप्स भी होते हैं, जो इस प्रकार के रिस्क जो है ये रिस्क उस बिजनेस को उठाना पड़ सकता है। तो ये इतने सारे रिस्क उठाने के बाद ही हम इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं होता। डोमेस्टिक बिजनेस में भी कुछ प्रकार के रिस्क होते हैं, इंटरनेशनल में थोड़े से और ज़्यादा होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। तो अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका ये है कि ये रिस्क समझने के, भाई ये रिस्क होते हैं कि पॉलिसी चेंज हो सकती है, वहाँ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, टैक्सेस बढ़ सकते हैं, टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं या एक्सप्रोप्रिएशन के भी चांसेस हो सकते हैं एक्सट्रीम केसेस में। तो ये रिस्क को हम कैसे कम करें ये ज़्यादा हमको समझना ज़रूरी है। तो वो रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास वो मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, हम उसको उस रिस्क का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा हमको मेन ये देखना है कि वो रिस्क मैनेज करते समय जिस देश के साथ में मुझे डील करना है वो कंट्री में अगर ऐसी परिस्थिति होगी कि पॉलिटिकल इतनी अनस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल इतना सपोर्ट ही नहीं है आपको, तो ऐसे में द बेस्ट वे इज टू चूज अनदर अल्टरनेटिव। फिर हम ऐसा करेंगे कि उस देश के साथ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी न रख या ज़्यादा कुछ उनके साथ में डील न करते हुए और किसी कंट्री को हम सर्च करेंगे कि जिस देश में हमको क्या करना है, बिजनेस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बिजनेस करना है। हमको अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हमको अगर एक कंट्री के साथ में बिल्कुल भी बिजनेस नहीं कर पा रहे, इस प्रकार के पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो वहाँ पर ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए और कोई देश है क्या कि जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या जहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार के हम ये करेंगे। तो पहला हम कि अगर बिल्कुल भी हम ऐसी परिस्थिति की इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते या डील ही नहीं कर सकते, तो बेस्ट है कि उस कंट्री को भूल जाए और कोई कंट्री है उसका हम रिसर्च करके उस दूसरे देश के साथ में उसका डील कर सकते हैं। देन लॉबिंग का मतलब होता है कि जिस भी देश के साथ में मुझे डील करना है, वहाँ के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है या सेक्रेटरी लेवल के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं, लोकल अलग अलग ग्रुप्स के लीडर्स होते हैं, उनके साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग करके, कुछ मीटिंग करके आगे प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम पहले से ही उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो उसको कहते हैं लॉबिंग। तो लॉबिंग भी काफ़ी पॉपुलर है इंटरनेशनल बिजनेस के इसके समय कॉन्टेक्स्ट में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल एंड इंस्टीट्यूशन, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी को दूसरे देश के साथ में डील करना है तो ऐसे में उनको सबसे पहले वहाँ के जो लोकल
लोग हो, कोई ग्रुप्स होंगे या लोकल लीडर्स होंगे, तो उस इंस्टीट्यूशन के साथ में भी या लोकल लोगों के साथ में भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखना, ताकि कोई अगर आप बिजनेस करोगे तो उनके तरफ से कोई रिटेलिएशन या उनके तरफ से कोई ज़्यादा आपको अपोजिशन नहीं होगा। क्योंकि अपोजिशन तब होता है जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और जब कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तब अलग अलग प्रकार के र्यूमर्स हो सकते हैं कि भाई ये बाहर के देश के लोग आए हैं बिजनेस करने के लिए, आपके देश को हड़प कर सकते हैं, या और कुछ इनका इंटेंशन है, जासूसी इनका इंटेंशन है। इस प्रकार के बातें हो सकती है अगर कम्युनिकेशन उस कंपनी ने वहाँ की लोकल लीडर्स या लोकल जो पीपल है, इंस्टीट्यूशन वहाँ से नहीं रखा तो इसके लिए वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन मिनिमाइजेशन ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोड़ों अरबों का रहता है, और वो इन्वेस्टमेंट करते समय कंपनी देखती है कि इन्वेस्टमेंट कम से कम रखा जाए, ताकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो फिक्स जो इन्वेस्टमेंट होते हैं प्लांट एंड मशीनरी में, वो इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि अब वो मशीन को उठा के नहीं ला सकते, क्योंकि वो मशीन का एक अपना सेटअप होता है, उसके बल्कि साइज होता है, वेट होता है। तो अगर हज़ारों किलोमीटर दूर किसी देश में आपने अगर प्लांट लगाया हो तो उसको उठा के दूसरे देश में नहीं, अपने देश में वापस नहीं ला सकते हम। तो वो भी एक चीज़ है जो उन्हें देखना चाहिए। देन इंश्योरेंस कवर सबसे बेस्ट है कि जहाँ जहाँ पर आप इंश्योरेंस निकाल सकते हैं वहाँ पर इंश्योरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। उससे रिस्क बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, क्योंकि और किसी कंट्री में अगर आपने बिजनेस किया है वहाँ पर कुछ टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो बेस्ट वे इज़ टू टेक अ इंश्योरेंस कवर, उससे रिस्क बहुत कम हो जाएगी। तो देन अदर्स भी इसके अलावा भी बहुत सी गवर्नमेंट है या मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं पॉलिटिकल रिस्क को कम करने के लिए। उसमें से एक पॉपुलर रास्ता ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया जाए, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस लेती है, और उसके आधार पर अगर जो लीगल है, जो ब्लैक एंड वाइट ऐसा कुछ उसमें इलीगल ये नहीं रहता, तो वो डोनेशंस देने के बाद वो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इतने सारे जो रास्ते हैं, इतने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं पॉलिटिकल रिस्क को कम करने से। तो आज के लेक्चर में हमने पॉलिटिकल रिस्क के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में कल्चरल जो एनवायरनमेंट है वो स्टडी करेंगे।